दोस्तों, विशाखापट्टनम के बस डिपो से निकलकर मैं एक पानी पूरी वाले के पास पहुंच गया था। वो क्या था कि मुझे उन दोनों पानी पूरी खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ था। तो ऐसे में मुझे जिधर भी पानी पूरी वाला ठेला नज़र आता तो मैं उसी तरफ चल देता था। लेकिन अब मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि रात के लगभग 10:30 बजने को आए थे, लेकिन फिर भी ये आदमी यहाँ पर पानी पूरी क्यों बेच रहा था। इतनी रात को तो सभी ठेले वाले अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर ये अपने घर क्यों नहीं गया। मैंने इसी बात का जिक्र करते हुए उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, इतनी रात को तो सभी लोग अपना धंधा बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन आप अभी तक यहीं पर हो। लेकिन दोस्तों, उस आदमी ने मेरी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और उसने मुझे हाथ में एक प्लेट पकड़ा दी। कागज की उस प्लेट को लेकर मैं इसी इंतजार में था कि जल्दी से जल्दी मुझे पानी पूरी दी जाए। और तभी मैंने देखा कि मेरी बस ने हॉर्न दे दिया। हॉर्न के सुनते ही मैंने उस प्लेट को वहीं पर फेंका और भागता हुआ जल्दी से डिपो के अंदर पहुंच गया। डिपो में पहुंचते ही मैंने देखा कि बस वहां पर आकर खड़ी हो गई थी। पहले तो मुझे लगा कि बस यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन फिर जब मैंने कंडक्टर से बात की तो उसने बताया कि अब से लगभग आधे घंटे के बाद बस यहाँ से वापस से चलेगी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा संतोष सा मिला, क्योंकि अब मैं बड़े ही आराम के साथ पानी पूरी खा सकता था। ऐसे में मैंने वापस से रिटर्न लिया और फिर वापस से उस पानी पूरी वाले की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब की बार जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मैंने पाया कि अब वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और उसके आसपास 2-3 घने पेड़ नजर आ रहे थे, लेकिन अभी मैंने 5 मिनट पहले ही तो उसको यहाँ पर देखा था। फिर वो कहाँ पर चला गया, मैं यही सब सोचते हुए वापस पलटने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज आई, अरे ओ भाई साहब, पानी पूरी तो खाते जाइए। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरी आंखें अब उसी पानी पूरी वाले आदमी पर जाकर टिक गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पानी पूरी वाला यहाँ पर कैसे पहुँच गया, क्योंकि अभी अभी जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। फिर मैंने उस पानी पूरी वाले को बोला, अरे भैया, अभी तो आपका ठेला उस जगह पर लगा हुआ था, फिर आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए। मेरी बात सुन करके उसने बोला, भाई साहब, अभी मैं घर के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँच ही गए हो तो मैं आपको पानी पूरी खिलाई देता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भरी, क्योंकि इस समय पर मेरे पेट में चूहों ने भगदड़ मचाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए पानी पूरी खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ, बाद में किसी रेस्टोरेंट में जाकर मैं अच्छे से खाना पीना कर लूँगा। ऐसे में मैंने तुरंत ही वापस से उसके पास से एक प्लेट ली और फिर उसकी पानी पूरी खाने लगा। सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा टेस्टी पानी पूरी आज तक नहीं खाई थी। उस आदमी की पानी पूरी खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी पानी पूरी खाता ही जाऊं। खैर, फिर मैंने उस आदमी को पेमेंट किया और कहा, ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं। इतना कहने के बाद मैं वहां से निकला और सीधा बस की तरफ चल पड़ा। मैं सीधा बस में जाकर सवार हुआ तो मैंने देखा कि बस में मेरे अलावा ज़्यादा कोई सवारी नहीं थी। 5 से 6 लोग ही सिर्फ नज़र आ रहे थे। शायद वो लंबे सफ़र वाले लोग थे, इसलिए मैं भी एक सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा सफ़र यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर का होने वाला था। इससे पहले भी मैं एक बहुत बड़े सफ़र को अंजाम दे चुका था, इसलिए मैं भी थोड़ा थक गया था। वैसे तो इस बस के अंदर सोने के लिए काफ़ी सारी जगह थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं एक बार सो गया तो फिर गहरी नींद मुझे अपने आप को उसमें ले लेगी और शायद उसके बाद मैं कहीं दूर चला जाऊं। इसलिए मैं इसी डर से डरा हुआ दरवाजे के बगल में बैठ गया। लेकिन वहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा मेरे जिस्म से टकरा रही थी, जिस वजह से मुझे नींद लेने का मन कर रहा था। एक बार के लिए मैंने खिड़की के ऊपर अपना सर रखकर सोने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से मेरी आँख खुल गई। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि बस एक सड़क पर भाग रही थी और मैं भी आधी नींद में था। इसलिए मैं इधर उधर देख रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे बगल में बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी अपनी आंखें फाड़कर मेरी तरफ ही देखता जा रहा था। आधी नींद में होने की वजह से मैं उसके चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन जिस तरह से वो मेरी ओर देख रहा था उस हिसाब से या तो मैं उसे कोई अजूबा लग रहा था या फिर ये मेरा कोई अजीब सा सपना था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता कि अचानक ही बस को एक जोरदार झटका लगा। बस का ये झटका इतना जोर का था कि मैं बस के आगे वाले एक पाइप से टकरा गया।
और पाइप से टकराती मेरी आधी नींद मानो हवा में उड़ गई थी। मैं एकदम से उठा और इधर उधर देखने लगा। पहले तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर में बहुत ही जोर की चोट लगी थी, और दूसरी बार जब मैंने उस आदमी को देखा तो वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर इसी बीच मैंने ड्राइवर को चिल्लाते बोला, अरे ओ भाई साहब, तेरा दिमाग तो खराब है क्या? बस को आराम से क्यों नहीं चला रहा है? ये सुनते उस बस का कंडक्टर मेरी तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ बहुत ही गलत बोल दिया हो। उस कंडक्टर ने बोला, भाई साहब ज़्यादा ले रखी है क्या आपने? बस ने तो कहीं झटका तक नहीं लिया है। वो कंडक्टर अभी भी मेरी ओर देखे जा रहा था, मगर अभी भी जो मैंने झटका महसूस किया था वो मेरा कोई भ्रम तो नहीं हो सकता। ऊपर से मुझे अपने सर में बड़ा दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने उस ड्राइवर को बोला, अरे भाई साहब ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये देखो ना, मेरे सर में अभी भी खून का चक्का जाम हो गया है। इस बार वो कंडक्टर उठा और मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया, और फिर उसने बोला, लगता है भाई साहब आपने कुछ ज़्यादा ही ले रखी है, इसलिए बस का माहौल ख़राब मत करो वरना आपको मैं नीचे उतार दूंगा। कंडक्टर की ये बात मुझे अंदर तक चुभ गई, और इस बार मैंने उस कंडक्टर को बोला, भाई साहब किराया दिया है, ऐसे ही कैसे उतार दोगे? और अगर बस को धीमा नहीं चलाया तो अगली बार इसका अंजाम देख लेना। इतना कहने के बाद मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और फिर दूसरी साइड खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। अभी भी खिड़की के अंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा मुझे फिर से गहरी नींद सुलाना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी आंख बंद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बस भी ठीक ठाक रफ्तार के साथ सड़क पर चलती जा रही थी, और फिर इसी बीच एक बार फिर से मुझे नींद का हल्का सा झटका आया। इस बार फिर से बस में एक जोरदार झटका लगा। इस बार ये झटका इतना जोर का था कि मेरा पूरा बदन ही सामने वाले पाइप से टकरा गया। अब ये देखकर मेरे बगल में बैठा हुआ कंडक्टर एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई साहब जब बर्दाश्त नहीं होती तो इतनी लेनी जरूरी क्या है? इस बार वो कंडक्टर वहीं का वहीं बैठा हुआ था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बस की सारी सवारियां बड़े ही आराम से सो रही थी। कोई भी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था। ऐसे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और फिर मैंने उस कंडक्टर को बोला, अरे भाई साहब मैंने आज तक अल्कोहल को तो हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन पता नहीं आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं खुद इस चीज़ को समझ पाने में नाकाम हूँ। मेरी बात सुनकर वो कंडक्टर एकदम से बोल पड़ा, अगर तुम ऐसे बस के अंदर अजीब हरकतें करते रहे तो फिर बस की सारी सवारियों के अंदर भी डर बैठ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बस से अभी के भी नीचे उतर जाओ। कंडक्टर इस वक्त बड़े गुस्से में लग रहा था। पिछली बार की बदतमीजी शायद उसे कुछ ज़्यादा ही ठेस पहुंचा गई थी, और इस बार उस कंडक्टर ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि वो मुझे बस से नीचे उतार ही देगा। लेकिन इस बार मैंने उस कंडक्टर को बोला, अरे भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर आप मुझे बीच रास्ते में उतार देंगे तो फिर मैं बीच रास्ते में कहाँ जाऊँगा, और अब तक तो बहुत रात भी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उस कंडक्टर ने कहा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इससे अगली बार तुमने अगर कोई भी गलती की तो फिर मैं तुम्हें बिना कुछ बोले ही बस से नीचे पटक दूंगा। इस बार कंडक्टर के बोलने का अंदाज थोड़ा बदल गया था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, अपनी पिक और गधा बाप, इसलिए मैं चुपचाप उस कंडक्टर की बातें सुनता रहा। इस बार मैं उस खिड़की वाली सीट के बगल में बैठने की बजाय बस की गलियारी में आकर खड़ा हो गया। बस वापस से उसी रफ्तार में चलती जा रही थी, और थोड़ी देर के बाद बस को एक ब्रेक मिलने वाला था, यानी कि हम सभी नीचे उतरकर खाना पीना वगैरह कर सकते थे। तभी बस एक रेस्टोरेंट के ठीक बगल में जाकर रुकी, और फिर मेरे साथ साथ कुछ सवारियां नीचे उतर गईं। मैं टॉयलेट करने के लिए सड़क से थोड़ी दूर आगे कुछ झाड़ियों के बगल में चला गया, और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ते हुए देखा तो मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये एक संदेशा था कि मेरे साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे है। मुझे अपने पेट में भी हल्की हल्की गुदगुदी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में मुझे कीड़े काट रहे हैं, या फिर कोई छोटा मोटा पक्षी मेरे पेट में पंख फैलाकर उड़ना चाहता है। अब ये सब हरकतें मुझे उल्टी करवाने का मन करने लगी, और इसी बीच में एक झाड़ी के बगल में बैठकर उल्टी करने लगा। तभी वो बस का कंडक्टर भागते मेरे पास आया। इस बार उसके चेहरे पर काफ़ी चिंता थी। उसने एकदम से बोला, अरे भाई तू ठीक तो है ना? इस बार मैंने अपनी गर्दन हिलाई। फिर उसने बोला, तूने कहीं उस घनश्याम काका की पानीपुरी तो नहीं खाई है? अब ये सुनकर मैं तो थोड़ा कन्फ्यूज ही हो गया, और फिर मैंने उस कंडक्टर को बोला, आप किस घनश्याम की बात कर रहे हैं? उसके बाद मुझे धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। फिर मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले बस डिपो के पास एक आदमी से पानीपुरी खाई थी, और वो आदमी दिखने में काफ़ी अजीब सा था। फिर मैंने उस कंडक्टर की तरफ देखते बोला, हाँ भाई साहब मैंने एक पानीपुरी वाले से पानीपुरी खाई थी।
इससे पहले कि मेरी बात खत्म हो पाती कि तभी वो कंडक्टर एकदम से बोल पड़ा, एक पानी पूरी की प्लेट और खाएगा? अब ये सुनते मेरी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई। मेरी आंखों के सामने अब उस कंडक्टर का पूरा रूप बदल चुका था। वो बिल्कुल उसी आदमी की तरह लग रहा था जिसको मैंने थोड़ी देर पहले पानी पूरी बेचते हुए देखा था। उसको अपने सामने देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई। फिर मैंने देखा कि उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था, वो किसी डरावने शैतान की तरह लग रहा था। मैं 2 कदम पीछे सरक गया और फिर एकदम से वहीं पर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मैंने जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां पर आसपास के क्षेत्र में मेरी आवाज गूंजने लगी थी। ऐसे में लोग भागते भागते मेरी तरफ बढ़ने लगे। जैसे उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो वो सभी मुझे उठाते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई, पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। तभी वो बस का कंडक्टर फिर से मेरे सामने आ गया। इस बार उसे देखते ही मैं दहशत में चला गया। डर के मारे उसके सामने मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस बार वो कंडक्टर थोड़ा गुस्से में लग रहा था। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता, मैंने उन सभी लोगों को एक साथ अपनी पूरी कहानी बताना शुरू कर दी। मेरी बातें सुनने के बाद वो सभी खुले मुंह के साथ मेरी बातें सुनते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी भूतिया फिल्म का पूरा सीन उन लोगों को बता दिया है। तभी उस कंडक्टर ने बोला, ओ तो तुमने उस घनश्याम काका की पानीपुरी खाई है? तू जानता भी है वो कौन है? वो एक बहुत बड़ा भूत है जो लोगों को पानीपुरी खिलाकर अपने जाल में फंसा लेता है। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर तू सही टाइम पर अपना इलाज नहीं करवा पाया तो फिर घनश्याम तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। उस कंडक्टर की बात मुझे थोड़ा डरा गई थी। फिर मैंने उस कंडक्टर से पूछा, लेकिन मैं अपना इलाज करने के लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर उस कंडक्टर ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस भयंकर रास्ते से बाहर निकलो। और अब मैं तुम्हें बस में भी नहीं बैठने दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बस के सारे यात्रियों पर इस तरह का खतरा मंडराए। बस का कंडक्टर तो मेरा साथ छोड़ चुका था, लेकिन तभी बस की सवारी ने एकता के साथ बोला, भाई साहब आप चिंता मत करो, हम सभी आपके साथ हैं और आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर मेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई और फिर बस की सारी सवारियों ने कंडक्टर से विनती करके बस को किसी दिव्य मंदिर की तरफ मोड़ने को बोला। वहां से ठीक 14 किलोमीटर आगे एक भगवान शिव का मंदिर था और वहां एक आदमी तंत्र मंत्र किया करता था। ऐसे में हम सभी ने फैसला लिया कि मुझे इस मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां से तंत्र मंत्र करवाया जाएगा। लेकिन वो इस सब बात से रूबरू थे कि आगे आने वाले समय में मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने वाली हैं। ऐसे में मुझे बड़ी सावधानी के साथ रखना होगा, वरना मैं किसी भी तरह की पागल वाली हरकतें कर सकता हूँ। ऐसे में उन सभी ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी सीट के चारों तरफ एक छोटा सा घेरा सा बना लिया। चलते हुई बस के अंदर अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगता जैसे कि वो सभी किसी भूत की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से अच्छी तरह से रूबरू था कि मुझे अपने आप पर काबू करना है और तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब तक कि भगवान शिव जी का मंदिर ना आ जाए। ऐसे में मैं खुद को जितना हो सकता था उतना कंट्रोल करने की कोशिश की। बार बार मुझे ऐसा ही महसूस होता कि वो पानीपुरी वाला मेरे सामने ही मौजूद है और वो मुझे बस से धक्का देकर नीचे फेंकने वाला है। लेकिन थोड़ी देर तक बीत जाने के बाद मैं सीधा उस शिव जी के मंदिर के पास पहुंच गया। उस मंदिर को देखते ही मेरी उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैं तुरंत ही उन लोगों के साथ अब बस से नीचे उतर गया था और बस से नीचे उतरकर मैं सीधा उस मंदिर के अंदर पहुंचने लगा। दोस्तों सच कहूं तो उस वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो मेरे जिस्म के अंदर से जान निकल रही थी। वो सभी लोग मुझे लेकर अंदर पहुंच गए और अंदर पहुंचने के बाद मेरे साथ साथ वो भी वहां भगवान के सामने हाथ जोड़कर आसपास बैठे थे। तभी वहां पर एक पंडित जी आए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। लेकिन फिर उन्होंने हमसे काफ़ी चीज़ें पूछी। मैंने उनका जवाब एकदम सही दिया। फिर उसके बाद उन पंडित जी ने बोला, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे ऊपर से इस काली शक्ति का साया हट जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ झाड़ फूक करना शुरू कर दिया और फिर एक बार के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उसी मंदिर में लेटा हुआ था। बाकी की सवारियां वहां से निकल चुकी थी। शायद बस वाले को लेट करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुझे यहाँ अकेला ही छोड़ दिया। खैर उसने मुझे यहाँ तक तो छोड़ा, वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ऐसे में मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी वो लोग यहाँ से चले गए क्या? इस पर पंडित जी ने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आज सुबह तक यहीं रुकना होगा
मैंने भी उनकी बात मानी और वहीं पर रात को आराम किया। सुबह होते मैं भी अपने घर के लिए चल दिया। लेकिन उस रात अच्छी बात ये रही कि मेरे साथ हुई वो घटना उस रात तक ही सीमित रही। फिर बाद में मैंने कभी भी उस तरह के भयानक और डरावने अनुभव को महसूस ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आज भी मैं सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है कि उस दिन मैंने उस आदमी की पानी पूरी खाकर कितनी बड़ी गलती को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।